तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो भी हमारे बचे हुए अध्याय थे पहले के, उसी कड़ी में हम लोग आज का जो अध्याय है वाङ्मय 22 और इसका सब्जेक्ट है मनोभावों का स्वास्थ्य पर प्रभाव, चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन वाङ्मय से पृष्ठ संख्या 2.88। तो जिनके पास पुराना वाङ्मय उपलब्ध है वह अपनी किताब से इसको पढ़ सकते हैं, और जिनके पास वाङ्मय उपलब्ध नहीं है तो अर्चना दीदी का शेयर किया हुआ पीडीएफ है, हम लोग उसको देख सकते हैं। तो आज के वाचन के लिए अगर कोई इच्छुक हैं तो कृपया आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया मैं करूं, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। हाँ जी भैया, जी जी जी। शांतिलाल भैया। जी भैया। आपने ही बोला ना शांतिलाल भैया वाचन के लिए? हाँ जी 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 ठीक है भैया, आप करिए आज वाचन। कल आपका रह गया था कुछ हाँ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। जी, थोड़े से नेटवर्क बाकी आज का। अमन भैया भी हम लोगों के बीच में है। जी जी भैया एक बार पृष्ठ संख्या फिर से बोल दें मैं बस। भैया 2.88 पुराने वाङ्मय में। सबों को मेरा सादर प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम भैया। राजेश भाई साहब, आपसे एक नम्र निवेदन था जी कि वाचन समाप्त होने के बाद जो सार प्रस्तुतिकरण होता है उसमें पहले अमन जी भाई साहब को आमंत्रित करें, उसके बाद और लोग सब कोई करेंगे तो अच्छा रहता। हमारा सुझाव है। जी बिल्कुल बढ़िया सुझाव है, हम लोगों का यही प्रयास रहता है भैया। लेकिन अमन भैया कल चूंकि किसी कारणवश नहीं थे कक्षा में, तो इसलिए हम लोग चर्चा आपस में किए थे। अन्यथा अमन भैया से ही हम लोग साथ प्रस्तुतिकरण और उसका जो मार्गदर्शन है प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो तेल धोने माथा को गाड़ी में रखिए। जी भैया करूं प्रारंभ? जी जी भैया जी, प्रणाम कर सकते हैं। परम पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधकों को भी प्रणाम। आज का हमारा विषय है मनोभाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य शरीर की सारी गतिविधियां और क्रियाकलापों का संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी इच्छा, आकांक्षा, विचार, भावना और संकल्प मस्तिष्क से ही उठते हैं तथा उन्हें पूरा करने की योजना बनाने का कार्य भी उसी के जिम्मे आता है। मस्तिष्क शरीर का प्रशासक, नियंता, संचालक और निर्देशक है, तो स्वाभाविक है कि उसकी दशा का प्रभाव शरीर पर भी पड़े। प्रशासक यदि अयोग्य और अकुशल होगा तो व्यवस्था भी गड़बड़ाएगी। संचालक के हाथों हुई किसी भी गलती का प्रभाव उसके अधीन क्षेत्र पर भी पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस दिशा में कई महत्वपूर्ण खोजें कर चुका है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जिसका प्रतिपादन प्राचीन काल में महर्षियों ने किया था, मनोभाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में कई प्रयोग हुए। पिछले दिनों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक युवक एलेक्स रोन्ट मार्टिन अपने एक मित्र द्वारा असावधानी से चल गई बंदूक के कारण घायल हो गया। गोली पेट में लगी थी और पेट में 2 इंच व्यास का छेद हो गया था। लगता था कि बचना मुश्किल है। फिर भी डॉक्टर विलियम बोमोट नामक एक चिकित्सक ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया। डॉक्टर बोमोट के प्रयासों से मार्टिन की प्राण रक्षा तो हो गई, पर पेट के भीतर वह सुराख बना रहा। उसे पेट की बाहरी और आंतरिक त्वचा से जुड़ गई, पर पेट के भीतरी अंगों में ऐसा विकार आ गया जिससे उसका खाया हुआ भोजन साफ दिखाई देता था।
डॉक्टर बोमार्ट ने मार्टिन की पर्याप्त सहायता की और देखभाल भी की। उसे अपने साथ भी रखा ताकि वह भोजन की पाचन प्रक्रिया को उसके पेट में देखकर अध्ययन कर सके। डॉक्टर बोमार्ट ने मार्टिन पर कुल मिलाकर 283 प्रयोगात्मक अध्ययन किए और उन प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बताया गया है कि पेट के सबसे अंदर की परत लाल गुलाबी मखमली सी दिखती है और वह श्लेष्मा से ढकी रहती है। जो ही मुंह में भोजन रखा जाता है, यह परत और भी अधिक सुर्ख गुलाबी रंग की हो जाती है और श्लेष्मा से एक तरल पदार्थ स्रावित होने लगता है जो आमाशय में जमा हो जाता है। भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो श्लेष्मा और सिकुड़ने लगती है, फलतः वहाँ अधिक तरल पदार्थ जमा होने लगता है। यह तरल पदार्थ भोजन को अपने से लिपटाकर उसे गलाने लगता है। एक प्रयोग के दौरान मार्टिन को गुस्सा दिलाया गया। गुस्से की हालत में ही मार्टिन ने भोजन किया। उधर डॉक्टर बोमार्ट परीक्षण करते रहे। उन्होंने देखा कि प्रयोग के दौरान रोगी मार्टिन को गुस्सा आने पर भोजन पचाने में अधिक समय लगा। डॉक्टर मोर्ट के इन निष्कर्षों की पुष्टि अन्य वैज्ञानिकों ने भी की और बताया कि उत्तेजित मन स्थिति में किया गया भोजन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, खासतौर से पाचन संस्थान पर तो उसकी तुरंत ही प्रतिक्रिया होती है। न केवल उत्तेजना वरन निराशा, घृणा, उदासी, ईर्ष्या, द्वेष, तनावग्रस्त मन स्थिति भी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। यदि मनोविकार देर तक टिके रहें तो पेट के रोग, यहाँ तक कि अल्सर भी हो सकते हैं। डॉक्टर जैक्सन का तो यहाँ तक कहना है कि पेट संबंधित सभी रोग अस्त व्यस्त मन स्थिति के कारण होते हैं। अल्सर के फोड़े प्रायः पक्वाशय डिओडोनम में होते हैं, जो छोटी आंत का वह भाग है जिसे पेट की धुरी दूसरे सिरे से जुड़ी रहती है। तनावग्रस्त या निराशा, उद्विग्न मन स्थिति में पेट की लहहार, सिकुड़न की गति बढ़ जाती है। फलतः पेट के भीतर विद्यमान खाई हुई वस्तुएं तथा अन्य रस पकावाशय में आ जाते हैं। पेट की भीतरी परत तो श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है, पर पक्वाशय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। उत्तेजित और उद्विग्न रहने के कारण जब उपरोक्त प्रक्रिया बार बार संपन्न होती है तो पक्वाशय की भीतरी परत कई स्थानों से छिल जाती है और वह फोड़ा बन जाता है। अल्सर के फोड़ों को प्राय 30 से 40 की आयु के बीच होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवन का संघर्ष काल भी यही है। इसी वर्ग के लोग महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अहमन्य भी होते हैं। अहमन्यता के विपरीत कहीं कोई बात होती दिखी और संतुलन डगमगाया अथवा असंतुलन स्वभाव का एक अंग बन गया तो अल्सर के अलावा और भी कई रोग इसी उम्र में आ घेरते हैं। उदाहरण के लिए रक्तचाप और हृदय रोग को ही लें। किसी भी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में हृदय की धड़कन बढ़ जाना, सांस तेजी से चलना, रक्त का दौरा तेजी से होने के कारण शरीर का गर्म हो जाना आदि बातें तो प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। यद्यपि ये सब व्यवस्थाएं प्रकृति ने मनुष्य की रक्षा के लिए ही की है, ताकि किसी संकट के समय शरीर के महत्वपूर्ण अंग पूरे शरीर की रक्षा करने में तत्परतापूर्वक सक्रिय हो जाए। परंतु उत्तेजना जब व्याधि विकार की तरह बन जाती है तो उसकी प्रक्रिया भी बार बार शरीर के उन अंगों को उत्तेजित करती है और परिणाम तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उतावली और हड़बड़ी में रहने की प्रवृत्ति प्राय इन रोगों की जननी होती है। कामकाज निपटाने में उतावली से काम लेना और आराम करते समय भी कामकाज की चिंता इन रोगों का स्वागत करती है। कुछ वर्षों पूर्व आयरलैंड में जन्मे 575 जुड़वा बच्चों पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। बाद में 2 जुड़वा भाइयों में से एक को अमेरिका के बोस्टन शहर में ले जाया गया और वहां कुछ महीनों तक रहा। दोनों भाइयों को एक समान भोजन दिया गया, एक समान काम दिया गया, लेकिन बाद में पाया कि बोस्टन में रहने वाला भाई डबलिन आयरलैंड में रहने वाले भाई की अपेक्षा हृदय रोग के दौरों की संभावना से ज़्यादा ग्रस्त है। यह उस स्थिति में जब डबलिन वाला भाई अधिक घंटे तक काम करता था और अपने दूसरे भाई से ज़्यादा मोटा भी था। अंतर केवल इतना ही था कि बोस्टन वाला भाई अपना काम करते समय उतावली और हड़बड़ाहट करता था, जबकि डबलिन वाला भाई अधिक काम करता था। यह हृदय का दौरा अकस्मात ही पड़ता है, परंतु यह रोग कोई अचानक पैदा न हो जाने वाली बीमारी नहीं। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे बोनार्ड के अनुसार यह बीमारी लंबे समय तक, यहाँ तक कि कभी कभी 20 वर्षों तक पनपती और बढ़ती रहती है। अनुमान लगाया गया कि आधुनिक सभ्यता की यांत्रिक दौड़ जैसे जैसे तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे रक्तचाप और हृदय रोगों का आक्रमण बढ़ता जाएगा। इन रोगों से बचाव के लिए डॉक्टर जे बर्नार्ड ने कहा है कि आप चाहें तो रोगी हो या न हो, रोगी हो तो स्वास्थ्य होने के लिए अथवा रोगी न हो तो इस रोग से बचने के लिए आवश्यक है कि आधुनिक सभ्यता द्वारा प्रदत्त जीवन दर्शन बदला जाए। बहुत हड़बड़, भागदौड़,
व्यग्रता, उतावली और तीव्र मानसिक संयोगों से बचा जाए। जैसा जो कुछ जीवन में है उसे स्वीकार कर लिया जाए। सुनियोजित शांत ढंग से उन्नति के लिए प्रयास किए जाएं। परिवर्तन या उन्नति के लिए शारीरिक अथवा मानसिक बोझ उठाना हर दृष्टि से हानिकारक ही है। पाचन संस्थान, रक्तचाप और हृदय रोग ही नहीं, सिर दर्द जैसा साधारण रोग भी प्रायः मानसिक असंतुलन के कारण ही होता है। डॉक्टरों का कहना है कि सिर दर्द की शिकायत करने वाले 90% रोगी केवल मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द से पीड़ित होते हैं। एक अध्ययन में रोगियों से कहा गया है कि जब भी उन्हें सिर दर्द हो तब वे उस स्थिति को नोट करें जो कि सिर दर्द होते समय थी। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा गया कि सभी रोगियों को उसी स्थिति में सिर दर्द उत्पन्न हुआ जिससे कि उन्होंने दुख अनुभव किया। दुखोत्पादक भावनाओं के कारण गर्दन और सिर की मांसपेशियों में ऐंठन होता है और यह ऐंठन ही सिर दर्द के रूप में अनुभव होती है। इस अध्ययन के दौरान खास तौर पर यह नोट किया गया कि ऐंठन का कारण कोई शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं था, वरन उद्वेग अथवा दुख की अनुभूति के परिणाम से ही ऐंठन होती थी। शरीर शास्त्रियों के अनुसार सिर दर्द का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं होता। मस्तिष्क के चारों ओर खून ले जाने वाली शिराएं ही सिर दर्द को जन्म देती है। तनाव अथवा दुखोत्पादन भावनाओं के समय यह नलियां फैल जाती है। इस फैलाव को कभी कभी कनपटी की त्वचा पर हाथ रखकर भी अनुभव किया जा सकता है। मांसपेशी की ऐंठन से होने वाला सिर दर्द इन नलियों के ज़्यादा सिकुड़ जाने से होता है। माइग्रेन भी सिर दर्द का एक प्रकार है। यह सिर के की तरह ही होता है। कई बार इसका आक्रमण होने पर जी मचलाने, उल्टी होने तथा आँखों से ठीक न दिखाई देने की शिकायत भी होने लगती है। डॉक्टरों के अनुसार माइग्रेन का हमला उन लोगों पर ज़्यादा होता है जो स्वयं ही स्थिति आसपास की परिस्थितियों से बहुत अधिक असंतुष्ट या लगभग क्षुब्ध रहते हैं। स्वाभाविक ही ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और रोग हमला कर बैठता है। चिंता, तनाव, निराशा, हताशा, उद्विग्नता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं मन में क्षोभ और शरीर में रोग उत्पन्न करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति ने शरीर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्वाभाविक क्रम से उत्पन्न होने वाले विकारों का परिशोधन अपने आप ही होता रहे, परंतु जब भावनाओं द्वारा भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं तो शरीर की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया रोगों के रूप में उत्पन्न होने लगती है। इनसे बचना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जबकि वास्तव में भावना क्षोभ उत्पन्न हो तो उसका समाधान सहज स्वीकार भाव से करना चाहिए। भावनात्मक संतुलन न केवल जीवन की एक अनमोल निधि है वरन जीवन जीने की एक कला भी है। इसके द्वारा जीवन हरा भरा, पल्लवित, पुष्पित और सुखी शांत बनाया जा सकता है। परंतु इस भावना क्षोभ का उपचार क्या है? डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन के अनुसार जब भी भावना क्षोभ या तनाव उत्पन्न होता है तो उससे डूबने सुलझने की बजाय उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका कारण क्या है। यह कारण कुछ भी हो सकता है, जो भी कारण हो उसका उपचार करने की बात सोचना चाहिए, न कि उससे उत्तेजित होना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि समस्याओं से मुक्त कोई नहीं रह सकता। अनादिकाल से प्रतिदिन कई लोग ऐसी समस्याओं से घिरे जाते हैं कि कोई समाधान नहीं सूझता और आत्मघात कर लेने का मन होता है, परंतु वे समस्याएं जब निपट जाती है तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए परिस्थितियों के शिकार व्यक्ति भी धैर्य द्वारा अपनी मानसिक संतुलन बनाए रह सकते हैं। अकारण भावना क्षोभ पालने और रोगों को निमंत्रण देने में कोई समझदारी ही नहीं है। जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, बहुत ही आपने स्पष्ट वाचन किया और बहुत तेज गति से किया। मात्र आपने थोड़ी ज्यादा थी तो अब अगली बार धीरे रखूंगा मैं। नहीं, तेज गति का मतलब ये नहीं है कि ये गलत था। हम लोगों को चर्चा के लिए ज्यादा समय मिला और स्पष्ट वाचन था, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार शांतिलाल भैया। जी भैया। तो ये आज का जो चैप्टर है मनोभावों के विषय पर है, जिससे लगातार हम लोग जूझते रहते हैं। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो हमारी लड़ाई चलती है अपने मनोभावों से। तो इस पर विशेष रूप से इस पर हमारा ज्ञानवर्धन करने और चर्चा के लिए मैं अमन भैया से निवेदन करूंगा कि भैया आज थोड़ा आप हम लोगों को इस विषय पर विस्तृत जो है जानकारी दें। जी भैया, प्रणाम। भैया आपका म्यूट है माइक। जी क्षमा करें भैया।
धन्यवाद भैया। ये चैप्टर जो है कुछ मेडिकल टर्म से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है डॉक्टर के डी जोशी जी का इसमें काफी अच्छा ये है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग उस पक्ष से देख लेते हैं, अध्यात्म के, और एक सामान्य पक्ष से देख लेते हैं। तो इसमें मेडिकल टर्म्स जो आई हैं, तो डॉक्टर के डी जोशी जी से, आदरणीय डॉक्टर कमलेश जोशी से निवेदन रहेगा कि वो इसमें और इस पर ये टेक्निकल टर्म्स जो दिए हैं उसमें प्रकाश डालें। तो हम लोग ये देखें इसमें, इसको यहाँ से शुरू करते हैं, इसको एंड से इसको देखते हैं कि जहां पर इसका एक्चुअल जो गुरुदेव ने समाधान है इसमें। समस्या तो हम सबको मालूम पड़ गई इसमें, समस्या सभी को मालूम पड़ गई कि जो है हमारे मनोभावों से, एक पहले भी एक बार ये बात आई थी कि जो शारीरिक रोग जो है बैक्टीरिया से या प्रकृति के आक्रमण से, और ये इस तरीके से जो रोग होते हैं शारीरिक रोग, वो तो शरीर अपने आप अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता से ठीक कर लेता है, और ये बात भी ठीक है। लेकिन जो रोग हमारे अंदर से प्रकट होते हैं, जो हमारे जो मानसिक गड़बड़ी के कारण जो रोग प्रकट होते हैं, भावनात्मक गड़बड़ी के कारण जो रोग प्रकट होते हैं, उनका समाधान जो है फिर बाहरी ये नहीं होता, क्योंकि बाहरी आक्रमण जब होते हैं और बाहर से रोग आते हैं तो बाहर से उपचार करने पे बात बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोरोना का रोग आ गया, है ना, तो कोरोना का रोग आ गया तो बाहर से कोरोना की वैक्सीन दी तो लोगों को जो है इसमें ये हुआ, लोगों ने अपने आप को बचाया उससे। तो बाहर के बैक्टीरिया, बाहर के वायरस को बाहर के इससे मारा जा सकता है, लेकिन उसका क्या, जो अंदर की गड़बड़ी के कारण पैदा हो रहा है, बाहर से उसका उपचार भी करेंगे तब भी जो उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कत परेशानी उसमें बनती चली जाएगी। हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये पेट के रोगों का यहाँ पर ये लिया गया है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो गुरुदेव ने एंड में ये कहा, क्या कहा कि स्मरण रखा जाना चाहिए कि समस्याओं से मुक्त कोई नहीं रह सकता। काम की बात इसमें जो गुरुदेव ने जो बिल्कुल ये एंड में आकर कह दी है, शुरू में तो पूरी की पूरी भूमिका बनाई है और ये बताया कि भयंकर भयंकर अल्सर तक के रोग, जिसमें बताया कि 30 से 40 वर्ष के लोगों का अल्सर तक के रोग हो जाते हैं, और पूरी की पूरी उसके पीछे एक केमिस्ट्री भी उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से कहाँ पर पक्वाशय में आकर जो है, जहां पर ये नहीं होता है, जहां पर हमारी प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती है, जिसको ये श्लेष्मा गुरुदेव ने बोला है, तो जहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती वहां पर जो सेक्रेशन हमारे भावनात्मक जो गड़बड़ी के कारण जो सिक्रेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर और जो सिक्रेशंस होते हैं, वो वहां पर आकर जो है उस लेयर को जलाना चालू कर देते हैं, वहां पे फोड़े अंदर जो है उसको गलाना चालू कर देते हैं, और इसका ये होता है कि ये बैठने लगता है, इससे अल्सर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। और अध्ययन करने पे ये पाया गया कि 30 से 40 वर्ष के लोगों को ही ये ये समस्या अधिक ये बनती है। इसमें एक मेरा खुद का अनुभव है इसमें कि जब करीब करीब ये उसी समय की बात है, करीब एज वही रही होगी, करीब ऐसा जो है 34-35 वर्ष की बात, 30-34-35-36 वर्ष की बात रही होगी। तो उस समय जैसे हम लोग पंचकोश साधना से भी जुड़े थे, तो मुझ उस समय जो पहले कभी जीवन में ऐसा नहीं होता था, पेट इतना सेंसिटिव हो गया, इतना सेंसिटिव हो गया, जबकि भक्ष्य भक्ष तो पहले से भी कभी नहीं खाते थे, आहार संयम तो पहले से उसका पालन कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से बात बनने लगी, थोड़ा सा भी आहार का असंयम होने के साथ में ही पेट में इतना भयंकर दर्द होता था कि 2 बार मुझे उस उतने भयंकर दर्द, असहनीय दर्द जिसको बोलते, इतना होता था कि 2 बार जो है मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसमें, इतना अधिक उसमें ये दर्द होता था, इतना गहरा, इतना तेज दर्द होता था उसमें। तो उस समय ये मतलब ये कहना भी चाहिए, अब कुछ कुछ मैं परिस्थितियों को यहाँ पर रिलेट कर पा रहा हूँ कि उस समय ऑफिस में बहुत ही ज्यादा तनाव रहता था, इतना तनाव रहता था कि सुबह 10 बजे से लेकर और रात में 12-1 बजे तक हम लोग उसमें काम करते रहते थे, अपना पूरा इतना जो है इतना बर्डन रहता था पूरा का पूरा। और बहुत लॉन्ग आवर्स रहते थे, 12-12 14-14 घंटे काम करना पूरा, और फिर जो है ऑफिस से घर बहुत दूर पड़ता था, फिर वो सफर की जद्दोजहद, उसके बाद में ऑफिस में 12 घंटे कम से कम काम करना।
तो जीवन जो है उतना ही इतना बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में जो है कम से कम 6-7 साल का जीवन जो है बड़ा कठिन परिस्थितियों में निकला है ये ऑफिस उसमें। उसी समय में हमें लगा कि हम शायद पंचकोश से जुड़े हैं तो कुछ अलग से कुछ इसमें प्रोसेस चालू हो गया है। थोड़ा ही कोई भोजन संबंधी गड़बड़ी होती थी, पेट इतना सेंसिटिव हो गया कि वो तुरंत जो है इतनी तेज जो उसमें 2-3 घंटे में पेन होना चालू हो जाता था कि रात में सोना मुश्किल पड़ जाता था। रात में सोना जो है बहुत, और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया, 15-15, 20-20 दिन, एक महीने में इतना हो गया कि मुझे बड़ा टेरर हो गया इससे। मुझे फोबिया हो गया कि कहीं मतलब चीजों से मेरे पेट में दर्द शुरू ना हो जाए, इतना भयंकर दर्द, बहुत भयंकर। अब बात ये भी आती थी कि मतलब पंचकोशी साधक है तो ये अस्वस्थ कैसे हैं, तो ये वाली बात भी आती थी। तो अपना मूल्यांकन भी कर रहे थे कि आहार शुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन गड़बड़ कहाँ से कैसे क्या हो रही, कहाँ बात बैठ रही है। अब वो समझ में आता है कि जितना वो तनाव में थे वो बड़े उच्च स्तर, बड़े जिसको बोलना चाहिए बड़े पीक लेवल का तनाव था उस समय। मतलब ऑफिस की तरफ से, घर में तो खैर जो परिस्थितियां थी उठापटक चल रही थी, सब कुछ था। उसी दौरान जो है घर में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी, वो सब कुछ था, लेकिन ऑफिस में भी जो है तो ये मुझे ये समझ में आता है कि जो यहाँ पे पेट में अल्सर की बात कही 30 से 40 वर्ष, इसमें दो कारण बताए गए। एक अहमन्यता का कारण बताया गया, एक महत्वाकांक्षा इसमें बढ़ी चढ़ी होने का, और अहमन्यता का इसमें कारण बताया गया। तो ये भी होता है अपने ईगो भी, क्योंकि जब तक ये था तब तक ईगो भी हर्ट होता ही है। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो मतलब ऐसा लगा कि कल जाके कल जॉब नहीं करेंगे, रिजाइन डाल देंगे जाके, मतलब इतना वो आता था, इतना ईगो हर्ट होता था। और उसके बाद में जो है ये भी था, मतलब साथ में महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई थी, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी परिस्थितियों को मिला के देखा जाए तो एक अल्सर जैसी समस्या बनती जा रही थी। अब व्यवस्था थी कि एक बार हमें ऐसे रात भर पेट में दर्द होता रहा, रात भर होता रहा, रात भर हम सोए नहीं। तो कभी पेट का ये करना, कभी सिकाई करना, कुछ करना। फिर जो है पत्नी ने जो है, पत्नी का गुरुदेव ने जरूर इसके बारे में कुछ लिखा होगा, तो पत्नी ने जो है उसको 40 नंबर मांगने को खोल के देखा, तो पेट संबंधी जो अल्सर संबंधी रोग है, ऐसा ही लगता था कि बहुत ज्यादा उसमें एसिड बन गया पेट में, एक्यूट उसमें। तो ऐसा जो है देखा, तो उसमें लिखा था गुरुदेव ने, अगर ऐसी समस्या आ जाए तो उस समय में जो है मुलेठी का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह जैसे 6-7 बजे का समय हुआ तो पत्नी निकल पड़ी, हम बेंगलोर में थे उस समय, तो निकल पड़ी तो ढूंढ के कहीं ना कहीं से जो मुलेठी का चूर्ण ले आई। तो रात भर इतना पेन हो रहा था, जैसे ही हमने खाया उसको, तो जैसे जैसे वो पेट में चलता गया, जहां जहां वो पहुंचता गया, वहां वहां का दर्द खत्म होता गया, बिल्कुल एकदम जो समाप्त होता गया। आधे घंटे के विद इन हाफ एन आवर जो है पूरा का पूरा दर्द समाप्त हो गया। ये तो समझ में आता है कुछ अल्सर जैसी शायद समस्या कुछ बन रही हो वहां पर। तो ये बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल हमें लग रहा है कि प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ये चीजें, कि मतलब इतना उच्च तनाव लेने पर भी व्यक्ति का जो है इसमें समस्याएं बन जाती हैं। तो हम लोग को सावधान रहना चाहिए इस चीज के लिए। देखिए, जॉब तो चलती रहती है, बाकी बाहरी परिस्थितियां भी चलती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक बार अगर गड़बड़ा जाए, अब ये तो ये था कि अध्यात्म और ऐसे टूल थे, संबल थे, अगर वो नहीं होते तो ये गड़बड़ाता चला जाता, और कहीं कुछ भी कोई आगे भयंकर रोग भी बन सकता था, बहुत भयंकर भी बन सकता था, पेप्टिक अल्सर तक भी हो सकता था ये। लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो गई। गुरुदेव ने इसके बारे में सिर दर्द, माइग्रेन से संबंधित, ये भी असाध्य रोग है, माइग्रेन जैसी समस्याएं होती हैं, ये गर्दन और उसमें ऐंठन पैदा होते हैं, ये भी भावनात्मक उसके कारण है, जो मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं, जो अंदर का नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसा प्रेरित करते हैं कि मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। माइग्रेन से भी संबंधित हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके आंख में दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, इस तरीके से समस्या जो बन जाती हैं। तो ऐसा कुछ जो है, तो हमारी वाइफ को भी जो जब शुरू में शादी हुई थी तो ये काफी समस्या थी, भयंकर समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये आध्यात्मिक जीवन से और पंचकोश का ये करने से उनका ये सही हो गया। अब उनको इतनी ये असाध्य समस्या नहीं है। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये तो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि भावनात्मक रूप से अगर आप सही होते जाएंगे तो बहुत सारे असाध्य कहे जाने रोग भी इसमें दूर होते हुए चले जाएंगे, वहां पर कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि जो थोड़े बहुत रोग जो है जो वो तो ठीक होते ही रहते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त होता है। जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, वैक्सीन से भी पहले लोगों को जो है जो वो क्या बोलते हैं उसको जो है
जो ब्लड से सेरम निकालते हैं वो उसको वो एक टर्म होती है, वहां पे जो लोग ठीक हो रहे थे प्लेटलेट्स, तो हाँ हाँ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या हाँ प्लेटलेट्स या कुछ, हाँ तो वो निकाल के जो है लोगों को वो ट्रांसफ्यूजन करते थे, जो रोगी लोग थे, जो लोग ठीक कर चुके थे अपने आप को, जिनके अंदर वो एंटीबॉडीज जनरेट हो गई थी, तो उनका प्लेटलेट जो है उनको ट्रांसफ्यूज करते थे दूसरे जो रोगी लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दवा जो है बाहर के वैज्ञानिक नहीं बना पाए, शरीर ने तुरंत समझ के तुरंत उसके एंटीबॉडीज जनरेट कर दिए। इतना इतना जो है जबरदस्त हमारा सिस्टम है कि वर्ल्ड की कोई फार्मेसी जो है इसके बराबर नहीं लग सकती है। इतना हम बाहर की दवाओं पे आश्रित रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी जो है दवा जो है इसके मुकाबले में नहीं है। जितनी जबरदस्त फार्मेसी हमारे अंदर लगी, पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी कैसी कैसी दवाएं वातावरण से खींच के बना लेती है। जो ये रश्मियां होती हैं, चंद्र की रश्मियां, सूर्य की रश्मियां और जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, इनके प्रभाव से दवाइयां बन जाती हैं। ये नक्षत्रों के प्रभाव से जो है औषधियों में प्रभाव पड़ता है। हर एक औषधि जो एक नक्षत्र में ये रहती है, ये जो है एक एक्टिवेट रहती है। और जो है जो जानकार वैद्य लोग थे वो पूर्णिमा के और ये नक्षत्रों के उसमें जो है इसको ये किया करते थे। तो इतना जो हमारे ऊपर ये रहता है, तो बॉडी इनको ये कोप अप करती रहती है। अब समस्या केवल रह गई हमारी मानसिक गड़बड़ी की और मनोविकारों की और भावनात्मक उद्वेगों की समस्या रह गई, जिसको गुरुदेव ने यहाँ पर जो है फिर लास्ट पैरा में आके इनको कंक्लूड करने का प्रयास किया है कि भावनात्मक संतुलन न केवल जीवन की एक अनमोल निधि है, वरन वह जीवन जीने की कला भी है। ये जीवन जीने की कला है। इसके द्वारा जीवन हरा भरा, पल्लवित, पुष्पित, सुख शांति बनाया जा सकता। हम लोग हर एक चीज सीखते हैं, हम लोग हर एक चीज सीखते हैं। हम लोग आज देखिए आजकल जो है कितना वो है, बच्चे को जो है बचपन से ही जो है चाहते हैं कि जो बड़े होके ना वो कर पाए बचपन से बच्चे को। पहले क्या इंजीनियरिंग की तैयारी व्यक्ति कब करता था? इंजीनियरिंग की तैयारी जो है व्यक्ति जब इंटर कर लेता तब सोचता था इंजीनियरिंग की आईआईटी की तैयारी करेंगे। अब क्या होने लगा, 9th से इंटीग्रेटेड कोर्स में लोग एडमिशन ले लेते हैं बच्चे के लिए। 9th से इंजीनियरिंग की तैयारी करो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, 9th 10th 11th 12th ये सारा का सारा जो है ये तैयारी इसमें जो है ये करवाते हैं, है ना। तो जब ये सब चीजों के लिए हमें तैयारी करनी पड़ रही है, तो मानसिक संतुलन के लिए हम लोग क्यों तैयारी नहीं करते हैं? हम लोग क्यों नहीं इसकी कला सीखते? ये भी कला आनी चाहिए। हमारे पहले की शिक्षा पद्धति में, शिक्षण पद्धति में सारी की सारी कलाएं सिखाई जाती थी कि कोई भी एडवर्स परिस्थिति में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान जो है ये इनको सबको जो है इनकी एडवर्सिटीज में रहने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। इसीलिए तो वनवास में जाने के बाद भगवान राम को जरा भी दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, और अभ्यस्त थे वहां पे वन में रहने, वटुक सन्यासी के रूप में वहां पर रहने के लिए अभ्यस्त थे वहां पर। कि जंगल में फंस जाएंगे तो झोपड़ी कैसे बनाएंगे। ये राजेश जी भाई साहब जो आर्मी में है, तो आर्मी के लोगों को सब सिखाया जाता है। इसमें नेवी में रहे हैं, उनको सब सिखाया जाता है कि जंगल में फंस गए तो वहां पर आपको खाना क्या है, वहां पर जो आपको रहना क्या है, वहां पर शेल्टर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो इसलिए जो है जो आर्मी के लोग होते हैं, आपदा में फिर उनको याद किया जाता है। जहाँ सामान्य लोग आपदा से निकल नहीं पाते उनको बुलाया जाता है, तो वो जो है एक देवदूतों की तरीके से आके लोगों को निकालते हैं। वो क्या है? क्योंकि उन्होंने उस कला को सीखा है। अगर हम लोग इस तरीके की कला को सीख लें कि अपनी मानसिक परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, भावनात्मक उद्वेगों में फंसने के बाद वहां से निकलना कैसे है, ये सारी की सारी चीज जो है यही हम लोग यही साधना में यही चीज सीख, अपनी प्राण ऊर्जा, अपने आत्मबल को हम लोग बढ़ाते हैं। अपने जो है मन को हम लोग जो है चैनलाइज करना सीखते हैं कि यहाँ से स्विच करो। तन्मात्रा साधना में केवल स्विचिंग की जाती है, यहाँ से स्विच करो, दूसरी तरफ लग जाओ जाके। विज्ञानमय कोश में स्विचिंग की जाती है कि जब मन बहुत परेशान कर रहा है, जीव जो है मन में अवस्थित है तो बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि मन उठा पटक में रहता है। कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता। चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, मन की कला भी घटती बढ़ती रहती है। जीव मन के साथ में लगा रहेगा तो उठा पटक में रहेगा, क्योंकि मन भी उठा पटक में रहता है, कभी नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। आत्मा जो है हमेशा जो है एक उसमें रहती है, एक एक जिसको बोलना चाहिए जो अचल अवस्था में रहती है। तो जब जीव आत्मा में स्थिर हो जाएगा तो स्थिरता वहां बन जाएगी। लेकिन ये स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है अभ्यास करना पड़ता है, जिसको मैं क्या हूं मैं अभ्यास बताया गया। मैं क्या हूं मैं आत्म स्थिति में रहने का ही अभ्यास उसमें बताया गया है। आत्मानुभूति योग भी जिसकी कल क्लास है इसमें जो है अपने उसमें पंचकोश वाले ग्रुप में, उसमें भी केवल यही चीज उसमें ये सिखाई जाती है कि हमें जो है आत्मस्थित कैसे रहना, आत्मभाव में कैसे रहना।
विज्ञानमय कोश की पूरी साधना आत्मा में रहने की है। यहीं पर लेकिन भावना का क्षेत्र जो है, हृदय क्षेत्र है, उसके लिए फिर हमें जो है उसे ऊंची सत्ता पे जाना पड़ता है, आत्मा के उसमें जाके उसको नियंत्रण करना पड़ता है। आत्मस्थित रह के व्यक्ति वहां पर उसको अपना नियंत्रण, परमात्मा स्थित रह के व्यक्ति उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये है इसमें एक चीज और आगे की स्मरण रखा जाना चाहिए कि समस्याओं से मुक्त कोई नहीं रह सकता। अनादिकाल से प्रतिदिन कई कई लोग ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं कि कोई समाधान नहीं सूझता और आत्मघात कर लेने का मन होता है। तो कभी कभी ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जहां पे लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही हमारे पास नहीं बचा है, केवल आत्महत्या करने से कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि समय बिल्कुल इसी तरीके से चलता है जैसे सिनेमा का व्यक्ति स्थिर रहेगा, आत्मा नहीं चल रही, आत्मा तो स्थिर रहती है, समय भाग रहा है, आत्मा तो अपनी जगह स्थिर है, हम ही बूढ़े हो रहे हैं, आत्मा थोड़ी बूढ़ा हो रही है कोई। तो पदार्थ भाग रहा है, संसार भाग रहा है, आत्मा नहीं भाग रही। आत्मा तो बिल्कुल उसी तरीके से बैठी है जैसे दर्शक जो है सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखता है और रील बड़ी तेजी से भागती रहती है, ये समय की रील है। आज एक फ्रेम अगर दुख वाला फ्रेम भी आ जाएगा। इस स्थिति में गुरुदेव ने कहा है कि वो जो है धैर्य रखे, व्यक्ति धैर्य रह के वहीं पर अपने आप को ये कर ले। तो अगर धैर्य रखने से नहीं सोचता, वो व्यक्ति आत्मघात होने का भी, जैसे पिक्चर में नहीं होता है, पिक्चर में अगर कोई ऐसे जो है अगर 2 4 6 रील आ गई उसकी, एक आध 2 रील आ गई उसकी कि वो जो इमोशंस वाला वो हो गया, लोग रोने लगते हैं उसके साथ में, भावनात्मक उसमें जो है उतार चढ़ाव वाली बात आती है, जब वो इमोशनल सीन आते हैं लोग वहीं पर रोने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये नहीं मालूम कि हम पिक्चर देख रहे हैं, उस रियलिटी में इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और फिर जो है उसके बाद में 2 4 6 5 10 मिनट के बाद में अगर कॉमेडी का सीन आ गया तो उसी में हंसने भी लगते हैं। वही व्यक्ति जो आधे घंटे पहले रो रहा था वही व्यक्ति हंस भी रहा है। इसका मतलब क्या, वो जो फ्रेम्स निकलते जा रहे हैं, रील निकलती जा रही है, उसी के अनुसार हमारा जो ये हो रहा है। व्यक्ति अगर स्थिर हो जाए, स्थिर भाव से, जैसे क्रिटिक्स मूवी वो लोग देखते हैं, वो स्थिर भाव से देखते हैं, ना तो रोते हैं ना वो करते हैं, वो हर एक सीन में जाके देखते हैं कि सीन में जो है ये यहाँ पर किस तरीके से इसकी समालोचना की जाए। तो इस स्थिति से देखते हैं, अगर क्रिटिक्स की तरह से दृष्टा भाव से व्यक्ति इसको देखता रहे कि एक फ्रेम आ गया और निकल भी जाएगा, इसके बाद आएगा, स्थिर नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है, अगर ये प्रैक्टिस हम लोग करने लगे तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। मतलब ये इसमें ये लिखा है आत्मघात होने का मन होता है, परंतु ये समस्याएं जब निपट जाती हैं, मतलब निकल गई समस्याएं, ये समय निकल गया, तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए परिस्थितियों के शिकार व्यक्ति भी धैर्य द्वारा अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा टूल है, यही है, मन को धैर्यवान ही बनाया जाता है। मनोमय कोश की साधना में अपने संकल्पों को दृढ़ करके मन को धैर्यवान बनाने का प्रयास किया जाता है। अकारण भावना क्षोभ पालने और रोगों को निमंत्रण देने में कोई समझदारी नहीं, कोई समझदारी नहीं। कि 4 लाइनों में गुरुदेव ने इसका जीस्ट रख दिया है कि मतलब अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, अकारण भावना क्षोभ पालने। अकारण हम भावना क्षोभ पाल लेते, मेरी तो इससे मन मुटाव हो गया, मैं तो इससे बात नहीं करूंगा, मुझको तो इसने ये बोल दिया है, मेरा तो इससे ये हो गया, मेरे से ये विवाद हो गया, अकारण है, कुछ नहीं है। वही व्यक्ति जो है जो अपना दुश्मन है कल को प्रिय लगने लगेगा, हमारी तरीके से व्यवहार करने लगेगा, हमारी बात मान लेगा तो कल को प्रिय लगने लगेगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खराब है, कोई भी व्यक्ति सही नहीं है, ये तो केवल हमारी मनस्थिति का उतार चढ़ाव है। जिस दिन ये मनस्थिति जो है सिद्धार्थ से बुद्ध की मनस्थिति बन जाती है, उसी दिन जो है जो सिद्धार्थ है उसको देखकर, मुर्दे को देखकर दुखी हो गए थे, उनको वैराग्य हो गया था, वही जब बुद्ध हो गए तो मुर्दे को देख के हंसने लगे। वही जो है उस परिस्थिति को देख के हंसने लगे कि जिसके पीछे ये रो रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या मरा नहीं, और जो मर गया वो तो कभी था ही नहीं। तो ऐसे करके जो है बुद्ध हंसने लगे। ये केवल बोधत्व की बात है, जैसे जैसे व्यक्ति बोधत्व को प्राप्त होता रहता है वैसे। तो भावना क्षोभ पालने और लोगों को निमंत्रण देने में कोई भी समझदारी नहीं है। तो इसका जो है ये पूरे प्रैक्टिकल करने का विषय है। तो हम लोग खूब प्रैक्टिकल इसमें करते जाएं तो इसमें जो है ये बात बनती चली आती है, और सब लोग इसके अनुभवी भी हैं, हम सभी लोग जानते हैं।
बहुत लोग जो है बड़ी परिपक्व मनस्थिति के बन चुके हैं, जो जिन लोगों ने 8-10 पहले जो साधना शुरू की थी, और आज अगर वो अपना मूल्यांकन करते हैं तो 80% परिस्थितियों में वो आज भी आनंद में रह सकते हैं, उनका ये अनुभव है। तो बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा निवेदन है कि आप सभी भी अपनी अपनी बात को इसमें जरूर रखें। जी जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद अमन भैया। जी मैं कब तो डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, जी सभी को प्रणाम। अमन जी ने जैसे आदेश दिया है कि हम लोग थोड़ा मेडिकल टर्म्स को क्लियर करें। सबसे पहले तो कल भाई साहब अमन जी नहीं थे, कल गंगा दशहरा और गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस था। काफी चर्चाएं उसमें रही और लास्ट में थोड़ा सा मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिला था, जिसमें लगता है कि पूरा नहीं हुआ था मेरा मतलब कहने का यही था कि गुरुदेव ने कहा है मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना है। जैसे कल विश्व पर्यावरण दिवस था, तो मेरा अनुरोध सभी से था कि हम लोगों का सबका फर्ज बनता था कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग कुछ इस पर्यावरण के बारे में, वृक्षारोपण आदि के बारे में भी चर्चा करते। खैर जो हो गया वो कल बात हो गई। और मुझे थोड़ा खेद है कि मुझे अपनी थोड़ा जो बात पूरी हो नहीं पाई थी, और कोई भी तो वो मुझे थोड़ा अप्रिय सी लगी, मुझे भी, सबको भी लगी होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। अब हम आज गुरुदेव ने जो कहलाया होगा वो कहा है। डॉक्टर कमलेश जी का भी ये अपना था कि पर्यावरण दिवस पर भी हमें जरूर उस पर कुछ न कुछ सबको ध्यान रखना चाहिए था, करना चाहिए, और हम सबकी ड्यूटी है। आज के विषय में आते हैं। जैसे भाई साहब ने तो अभी, हमारे अमन जी ने बहुत ही क्लियर सब कुछ कर दिया है, अपना एक उदाहरण दे करके भी। ये भी ग्रह नक्षत्रों के बारे में गुरुदेव ने अभी अमन जी ने चर्चा की। गुरुदेव ने भी जगह जगह पर ये नक्षत्रों के बारे में, चंद्रमा की कलाओं के बारे में, औषधियों के बारे में चर्चा की है। अब आता है सवाल कि जो आज इसमें बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मेनली गुरुदेव ने कहा है। यह तो उन्होंने ब्लड प्रेशर और डिजीजेस के बारे में भी जगह जगह चर्चा थोड़ी थोड़ी आई है। तो अभी जैसे अमन जी ने भी अपना उदाहरण दिया कि जब भी इस तरह का होता है, वर्क प्रेशर है, तो अभी 30-40 वर्ष की उम्र का भी जिक्र बीच में आया, इसमें भी आया है। तो वो पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर सारा परिवार का भी प्रेशर बढ़ता है, बच्चों की एजुकेशन का भी टाइम होता है, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसका भी टाइम होता है, वर्क प्रेशर भी बहुत मैक्सिमम होता है, और जो हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरी करने की भी जिम्मेदारी लगभग उसी बंदे के ऊपर आती है जो अपना काम कर रहा है। तो उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी को हुई हैं लगभग। मेरा ख्याल है जितने हम लोग यहाँ पर इस ग्रुप में चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल सभी ने थोड़ा थोड़ा इसको अपने जीवन काल में जरूर अनुभव किया होगा। होता क्या है इसमें, जब हम लोग खाने पीने में गड़बड़ी होती, टेंशन होता है, तो उसमें एसिड सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं हमारे। जब स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारा खाना पचाने के लिए, और डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, इसमें हमारी जो है एंडोक्राइनल सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस, सबका ही रोल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारी गुस्सा है, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, वहां पर वो एक्टिव हो जाता है, तो ऐसे हार्मोन्स का स्राव हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना है, हार्ट रेट बढ़ना है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना है, एसिड्स का सिक्रेशन बढ़ना है, मानसिक चिंताएं होना है, ये होने लगती हैं। तो अब फिर जब ये इस तरह से स्राव आपके एसिड्स का हो जाएगा स्टमक में, तो वो पाचन अच्छी तरह से नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, वहां पर जो आपका खाना है, पचने का जो टाइम होता है, उसका भी, जब नॉर्मल स्थिति में हम लोग होते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 2 घंटे में, 4 घंटे में स्टमक को खाली होना है, फिर आंतों में जाना है, डिओडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीकम है, कोलन है, रेक्टम है, उस तरह से जाके फिर 24-25 घंटे में वो खाना जो है हमारा पच करके
फीकल मैटर ग्रुप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ जो गुरुदेव बता रहे हैं हमको कि जब तनाव बढ़ रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो खाना हमने स्टमक में तो चला गया, स्टमक के बाद में डियोडिनम का जिक्र गुरुदेव ने कहा है, छोटी आंत से पहले जो पोर्शन होता है, जहां पर हमारे आंतों में जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हमारा मेन महाशय जिसको कहते हैं, खाने की थैली जो होती है, उसके बाद का जो पोर्शन है उसको डियोडिनम कहा जाता है। डियोडिनम में हमारे पैंक्रियाज से भी जूस आते हैं, पैंक्रियाज जो हमारा ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। उधर खाना पचाने के लिए जिगर से, जो लिवर है हमारा, लिवर से भी जो है कॉमन बाइल डक्ट से जूस जो है उसी जगह पर डियोडिनम में ही आता है। वहीं पर सारा ही भोजन फिर पचने लगता है। उसको खाने की जो स्राव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने के लिए जो हमारे अलग अलग चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको पचाने के लिए अलग अलग किस्म के एंजाइम्स की जरूरत होती है। जब मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, टेंशन में है आदमी, तो वहाँ वो उनका जो स्राव है वो बढ़ भी जाता है, कहीं कुछ है, और भोजन का जो नॉर्मल जो आंतों की मोटिलिटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि खाना एक पोर्शन से आगे जब बढ़ रहा है, नहीं होने से फिर वहाँ पर अल्सर होने की संभावना ज़्यादा होने लगती है। ये अल्सर जो है मैक्सिमम डियोडिनल एरिया में होता है, स्टमक के बाद, आमाशय के बाद का जो छोटी ट्यूब है उसमें ये अल्सर ज्यादा बनते हैं। यूँ तो जो ये अल्सर वाला प्रॉब्लम है आमाशय से ऊपर को भी हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने की एक फूड पाइप होती है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस जब मिलता है आमाशय में, उस एंड पर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन उसको कहा जाता है, वहां पर भी वो एसिड जो हमारा खाना पचाने के लिए स्टमक में बना है, जब मानसिक तनाव होता है, खाना में कोई गड़बड़ हो गई है, हर तरह से, खास तौर पर तनाव का ही उसमें मानसिक जो ये मनोभावों का है वहां पर ज्यादा रोल देखने में मिला। बाकी थोड़ा बहुत असर उसका भी होगा जब हम खाना किस क्वालिटी का, किस तरह का है, जिसमें मसाले मसाले तो नहीं है, किस तरह का है, नॉन वेज वेज और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, खाने पर भी वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर खाना पच नहीं रहा है अच्छी तरह से, तो वो एसिड जो स्टमक में बना हुआ है, जो हमारे आमाशय में बना हुआ है, वो वापस हमारे इसोफेगस में भी आने लगता है। वहां डियोडिनम में तो कर रहा है, लेकिन इसोफेगस में भी आता है, तो उसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। वो जब एसिड ऊपर आता है तो एक छोटा जो हमारा इसोफेगस का खाने की जो फूड पाइप हमारा है, उसके लोअर एंड पर भी जख्म होने लगते हैं। वहां पर जख्म होता है तो उससे खट्टी डकारा आना है, परेशान होना है, बेचैनी होनी है, रात रात परेशान होना है, वो उस दोनों चीज से होता है। डियोडिनम आंत के बाद का जो हमारे आमाशय के बाद का जो पोर्शन है उसमें भी, और आमाशय से पहले का जो पोर्शन है, जख्म कहीं भी बन सकता है, ज्यादा संभावना रहती है डियोडिनम बनने की। ये बात हुई हमारी आंतों की। और जो समस्याएं हैं अलग अलग, जिस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में किस तरह से ये खाने का समस्या होती है। अब वहां पर एक बात और गुरुदेव ने बताई है कि एक उदाहरण उन्होंने दिया है, जो जिसको गोली लग गई थी पेट में, और उसका एक जो जख्म भरा नहीं, तो उससे वो खाना अंदर देख सकते थे। होता क्या है, जब हमारे कहीं कोई जैसे ऑपरेशंस भी होते हैं, तो उसमें आंतों को अच्छी तरह से सील दिया जाता है, और वो जो हमारे बाद में बाहर में जो है स्किन होती है, फिर मसल्स होती हैं, वो अंदर तक जो हमारी आंतों तक जो है वो अच्छे से उसको रिपेयर नहीं हुई होगी, तो वो फिर एक फिस्टुला टाइप का बन जाता है, एक नली टाइप का बन जाता है, जिससे खाना जो आंतों में हम लोग खा रहे हैं, हमारा जो आगे जा रहा है पाचन से होते हुए आगे को, वो उस पोर्शन से बाहर निकलने लगता है। जो गुरुदेव ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर वो परिस्थिति हो जाती है। तो उसमें जो उन्होंने कहा कि खाना जो खाता है वो दिखाई पड़ता है, वो वही है कि जब हमने खाना खाया है, उसका पाचन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और वहां जख्म बन के वो हील नहीं हुआ, जो गोली लगी थी उसको, तो वो उस जगह से उसको हम बाहर देख सकते थे। और उस पर उन्होंने जो है अपनी स्टडीज की हैं, और फिर ये स्टडी किया है कि उसकी परिस्थिति को गुस्सा आया तो क्या हुआ, और उसके मेंटल कंडीशन उसकी ठीक रही तो उसकी किस तरह से उसका पाचन हुआ, और कैसी उसकी वो रहा। इसी तरह से जो हमारे सारे ही डिजीजेज के बारे में है, हमारी मानसिक परिस्थितियों के बारे में है, ब्लड प्रेशर के बारे में, यहाँ तक कि जो है ये हमारा जो अस्थमा होता है,
बच्चों को भी इस्तेमाल हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, जिसको हम श्वास का रोग कहते हैं। वो भी ये मानसिक बेचैनी से, असंतुलन से, इसी तरह से हार्मोन्स के सिक्रेशन से और इन परिस्थितियों के बदलने से, टेंशन से वो भी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से, जो हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम का और हमारे और परिस्थितियों का उसमें असर उसका होता है। अब आगे उन्होंने ये बात बताई कि जहाँ पर एक बोस्टन में एक भाई पढ़ रहा था और एक वहाँ दूसरी कंट्री में, अरेबियन कंट्रीज में रह रहा था। तो वो उनके वर्किंग कंडीशंस में अगर जिसका नॉर्मल आराम से रहता था, आराम से काम करता था, भले ही उसके बाद ज्यादा काम करता था, उसको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो जल्दी जल्दी काम करता था, परेशान रहता था, और अमेरिका जैसी जगह में रह रहा था जहाँ पर सारी सुविधाएं हो सकता है उससे बेटर हो रही होंगी, तो उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो जो है उसको ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था और एसिड वगैरह भी उसको हो रहा था। मेरे ख्याल है यही मेनली टेक्निकल टर्म से रिलेटेड इसमें बताने की बात है। और आगे डॉक्टर कमलेश जी हमारी इस पर और चर्चा करेंगे। और किसी पर्टिकुलर कोई और पॉइंट हो जो क्लियर नहीं हो, जिसके बारे में हमारे साधक लोग कुछ पूछना चाहें, तो मैं लोग कर सकते हैं। हाँ, आगे कुछ भी कर सकते हैं, आगे हो सकता है बात हो सकती है। अभी काफी समय है, तो मैं कमलेश जी को माइक दे रहा हूँ, आप तो आगे चर्चा करें प्लीज। जी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारी अभी कई दिनों तक चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये तो जीवन को पूरा संभालने वाला एक टॉपिक है। और क्योंकि माइंड गट कनेक्शन जो है ना इतना बड़ा, अभी अमन भैया ने जो बहुत सारी बातें बताई ना, देखिए, तो वो है कि अभी उसकी बात हुई थी मुलेठी की, जो यष्टि मधु जिसे कहते हैं। तो आंवला और मुलेठी पर एम्स में, दिल्ली के एम्स में रिसर्च हुई है, जिसमें ये पता चला है कि वो अल्सर को हील करती है काफी साल बाद, और गुरुदेव ने इतने पहले लिखा था। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, घर में रखनी चाहिए। वैसे भी एक रसायन भी है, मतलब हम जनरल बातें भी कर लेते हैं। और दूसरा क्या, यंग एज में क्यों होता है? क्योंकि ये आयु होती है ना, तनाव तो कारण है, पित्त प्रधान समय होता है। जैसे बचपन में लोगों का कफ होता है, बच्चों की खांसी जुकाम चलते रहता है। युवावस्था जो है पित्त प्रधान होती है, और जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम और ज्यादा होती है। तनाव से पित्त और बिगड़ता है, और जितना पित्त बिगड़ेगा उतना एसिड बनेगा, उतना ही फिर ये अल्सर बनेगा। तो मेनली गुरुदेव ने अभी फोकस इस पर किया ना, पेट की प्रॉब्लम। और अभी हम लोग बीच में यहाँ गए थे तपोभूमि मथुरा, तो वहां पर नेचुरोपैथी सेंटर में भी थोड़े दिन सेवा के लिए रुके थे। तो वहां पर से हमें एक बहुत सुंदर पुस्तक मिली, स्वास्थ्य रक्षा के स्वर्णिम सूत्र। सबके पास होनी चाहिए, उसमें इतना डिटेल है ना, इतना सूक्ष्म वर्णन है। क्योंकि अभी कुछ तो हम चीजें ये समझ रहे हैं कि स्थूल कारण ये होते हैं, वो होते हैं, एसिड बन गया, लेकिन उसमें सूक्ष्म कारण इतने सारे लिखे हुए हैं कि अभी समय नहीं है। 32 कारण तो ये है, गुरुदेव लिख रहे हैं। सबसे बड़ा दीन दुर्बल वह है जिसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। अब नियंत्रण कैसे होगा? मन से। मन पर नियंत्रण कौन करेगा? मुझे तो लगता है, अभी बहुत दिनों से मन की बात हो रही थी ना, ये जो हमारी मन के पीछे आप चतुर बुद्धि, अपनी स्मार्ट बुद्धि को और विवेक बुद्धि को लगा दीजिए, वो बिल्कुल कंट्रोल कर लेती है। तो गुरुदेव ने बहुत ही फनी तरीके से मेरे को कुछ सिखाया भी है, कभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें 32 लोगों की ये है, जितने उसमें सभी ये है, एसिडिटी, छाती में दर्द, भूकंप, और उससे ज्यादा अभी जरूरी, उसको शायद मैं वो करके भेज देंगे हम लोग, फोटो करके। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसके शारीरिक रोगों के मानसिक कारण क्या क्या हैं, ये पूरी पुस्तक ही उस पर है, बहुत बढ़िया। तो अगर मिले तो जरूर पढ़िएगा। क्योंकि बाह्य कोई भी परिस्थिति है, उसके दो तरह के कारण हो सकते हैं। बाह्य पर तो हम लोग सब जानते हैं कि हाँ जी, ये खान पान की है, ये पॉल्यूशन है, फलाना है, ये है, वो है। अब सूक्ष्म में तमोगुणी आहार भी हो जाता है, और ये हरी भरी, और ये सबसे बड़ा कारण जो एंजाइटी तो है ही। अभी जिस पर हुआ था, तनाव को कैसे कम करें, इसी पर सारा अभी हमें फोकस होना चाहिए। और भैया सही कह रहे थे, बचपन से ही ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो ये देख रहे हैं 8-8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। इतने उनको बुरा हाल कर दिया माँ बाप ने, स्लीप नहीं है उनकी पूरी हो रही, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। अभी 8 साल की बच्ची को हुआ था, उस पर काफी डिस्कशन हुआ, काफी रिसर्चेस हुई। बच्चे को सुबह से उठा के 5 बजे से वो स्कूल में जा, फिर वो डांस क्लास में जाना है, फिर उसने वो क्लास में जाना है, फिर उसने उस क्लास में जाना है, फिर उसने ट्यूशन जाना है। मतलब बचपन ही छिन गया है। कुछ इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इतना बच्चों में तनाव हो गया है कि बुरा हाल हो गया है, थोड़ा उस पर भी हम लोग सोचेंगे।
तो इस पर थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से पढ़ देती हूँ। एक तो शारीरिक रोगों के मानसिक कारण क्या है, सूक्ष्म कारण। तृष्णा के वजह से किस कारण से होता है, मानसिक शोक, भय, शोक, बहुत ज्यादा इच्छाएं कामनाएं, वही जो हम लोग होती हैं लोगों की, कि बहुत ज्यादा कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा भी कर लें, इच्छा कामना के कारण मानसिक शोक, भय। धातु जन्य जो राजश्रमा टीबी जो हो जाती है, ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, शोक, ये सब इससे। पीलिया, काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक, एक तरह की खांसी। और ये जो इस पर बहुत सारी आए हैं जो अस्थमा वगैरह। दस्त, अब दस्त पर देखिए कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों को कोई ऐसी न्यूज मिली तो फटाफट पेट खराब हो जाता है, गुड़गुड़ होने लग जाती है। तो इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है। अतिसार, भय, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, अच्छा, उल्टी वगैरह हो जाती है, शोक, भय, मन के विपरीत जो भी धारण करने की शक्ति है उससे ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। हृदय रोगी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बड़ा अच्छा मुझे एक इसमें ये लगा है, रामचरितमानस में मानसिक विकारों से उत्पन्न रोगों से संबंधित विशेष चौपाइयां। अब देखिए कितना, काम, वात, कब, लोभ, अपारा। वात पित्त कफ के हिसाब से अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे तो काम वात, बहुत ज्यादा कामनाएं बढ़ी हो तो उससे वात बिगड़ेगा। कफ, लोभ, अपारा, अपार लोभ होगा तो फिर बहुत ज्यादा ये कफ प्रकृति बिगड़ जाएगा आपका। क्रोध, पित्त, नित्य छाती जा रहा, क्रोध एंजाइटी रहेगी, क्रोध उसी के वो सब मिला जुला है, तो हमेशा छाती जलती रहेगी, वही एसिडिटी, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं। प्रीति करहूं जो तीनों भाई, अगर तीनों भाई वात पित्त कफ ये सब बिगाड़ के ये सब रखे हैं तो उपजऊ सन्नपात दुखदाई। तो एक बड़ा खतरनाक सन्नपात होता है, वो पुराने वैद्य लोग बताते थे, जो ब्रेन पर अटैक करता है। अब सुनिए आगे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारी व्याधियों का मूल है मोह, है। देखिए, तीन तय पूरी उपजाऊ बहुशुला, तो उसमें उन्होंने मोह को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि उसकी वजह से ही ये सब ज्यादा तीन तय उपजे, बहुत सारे शूल जो है उसी के। अब त्रिविधता बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। फिर आगे बताए बहुत विषय मनोरथ दुर्गम नाना, तरह तरह के वो हमेशा विषयों का चिंतन करते रहने से तो दुर्गम नाना तेज सब सूल नाम को जाना, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आ, लंबी चौड़ी है, अभी समय की कमी होगी। फिर आखिर में क्या लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बस ईश्वर की कृपा से हमें अगर ये ज्ञान हो जाए, क्योंकि सारी समस्याओं का गुरुदेव ने लिखा है, अज्ञान हमारी बहुत सारी मनुष्य की अधिकांश समस्याओं का कारण अज्ञान है, ना समझी, सही नॉलेज नहीं होना, ये है। अभी बाकी वो बाह्य कारण है स्ट्रेस, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा सबको, इसीलिए आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हो रहे हैं, लोगों को कहाँ उनमें भेजा जा रहा है, कॉर्पोरेट्स वालों को बीच बीच में भेजा जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, वहां घुमाने फिराने, पर वो सब बाह्य चीजें हैं, 4 दिन वहां घूम घाम के आ जाते हैं, फिर उसी वातावरण में आना है। तो ये सब चीजें तो हमें बाह्य कारणों को सब लोग जानते हैं, तो उसको तो फिर भी थोड़ा सा, अब एक दो तीन चीजें और खतरनाक ऐड हो गई हैं। अशुद्ध खान पान जो था वो तो अभी तब से, जब से गुरुदेव ने लिखा है उसके बाद तो कितने 40-50 साल हो गए हैं, तो कितनी चीजें बदल गई हैं, तो उनको भी हमें समझना पड़े। अब प्लास्टिक ऐड हो गया, माइक्रो प्लास्टिक, वो ब्रेन में जमा हो रहा है, लोगों के लिवर में जमा हो रहा है, पोल्यूशन से लंग्स खराब हो रहा है, पूरा शरीर खराब हो रहा है। और माइक्रो प्लास्टिक, अब जो प्लास्टिक का प्रयोग इसीलिए अब लोगों की समझ में आ रहा है कि क्या क्या पता, लोगों के ब्रेन के स्कैन किए जा रहे हैं तो पता चला कि प्लास्टिक वहां जमा है, वो सारे बुद्धि को ही खराब कर दे रहा है, ब्रेन में तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। एक नई रिसर्च आई है जो माइक्रोबायोमी, माइक्रोबायोमी जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, हमारे गट में जो है इंटेस्टाइन, गट दीदी माने एक मुंह एक से मिनट, लेकर के लास्ट ये तक जो माइक्रो प्लास्टिक, जी दीदी थोड़ा माइक्रो जी जी। प्लास्टिक में हम लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, हाँ, कि इसलिए हमारा सोच रहे हैं यूजेस कि जो है, प्लास्टिक जितना यूजेस। प्लास्टिक यूज तो हम कर रहे हैं ना, कितना प्लास्टिक को हम अवॉइड कर सकते हैं, बस मेन बात तो ये है ना। प्लास्टिक को कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ वो हो रहा है। अब कल पर्यावरण की बात हो रही थी, पर्यावरण खाली पेड़ लगाने से नहीं होता, उसमें जल, वायु, वातावरण, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये प्राणी जो है, पशु पक्षी, सारा ओवरऑल मिला के जो है पर्यावरण बनता है। तो हमें ये भी देखना है कि हम उसको क्या करें, कैसे करें, कम से कम हम लोग पृथ्वी जलवायु को, ग्लोबल वार्मिंग हम क्या कर सकते हैं। ईएमआर अभी एक नया चैलेंज है, जो ये गुरुदेव ने जब लिखा तब ये मोबाइल वोबाइल होते नहीं थे, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, तो गुरुदेव ने कृपा करके हम लोगों को कुछ एनर्जी के काम में भी लगाया है, कुछ साइंस और विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर भी लगाया है।
तो पता चल रहा है वो चक्रों को खराब कर रही है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, थोड़े थोड़े देर में चक्र बिगड़ जा रहे हैं, स्कैनर से पता चल रहा है वो सारा। और जितना ये मनोभाव तो है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि समझने की। तो माइक्रो प्लास्टिक को तो ये कि हम कितना प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आ रहा है ये। तो इस पर एक दिन कभी होगा तो हम लोग कुछ गुरुदेव या कुछ वो मिला तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। तो उस पर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रदूषण तो वो जो हो रहा है, विचार प्रदूषण, क्योंकि वातावरण में जो है ये तरंगें जो व्याप्त हो जाती है ना, वो हम लोग उस पर अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने वो चैप्टर्स पढ़े थे। वो सब जो है वो पूरा हम लोग एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो ठीक भी रह नहीं सकते। तो ये बहुत ही एक भयावह स्थिति हो गई है। तो उसको हम कहाँ कहाँ कैसे कम कर सकते हैं वो हम लोग सोचेंगे। तो अब ये मेन आयुर्वेद के जी हिसाब से समझ डॉक्टर गया साहब एक माइक्रोप्लास्टिक को ये निवेदन। जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ जी एक निवेदन था आपसे, बताइए। क्योंकि समय 5 मिनट बचा है केवल, तो मेरा निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे जी लोगों जी के जी। प्रश्न भी होंगे इससे संबंधित। तो आप भी इसीलिए गाड़ी इसमें दौड़ा हैं था, तो हाँ इसीलिए कल भी कर सकते हैं कुछ हम। पूछना चाहें तो। जी जी जी। तो कुछ लोग अगर हाँ प्रश्न कल कर पूछना लेंगे चाहें तो बाकी अपने कुछ इस या आधार को, या डॉक्टर साहब भी। जी जी जी। जी मनीषा त्यागी जी। बस एक एक ये माइक्रोबायोम को जरूर समझ लीजिए। जो हमारे गट बैक्टीरिया है, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया की कमी जो हो गई, पहले लाखों की संख्या में होती थी, इतनी स्पीशीज थी। आजकल प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का बहुत चलन है। तो इस पर बड़ी डिटेल रिसर्च हुई है कि वो उनकी कमी से, या जो गट फ्रेंडली है वो तो कम हो गए, और जो गट को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया वो बढ़ गए। इसलिए भी इतना पता चला है कि वो भी तरह तरह के मानसिक विकारों का कारण बनते हैं। इंटेस्टाइन में सीरोटोनिन जो हमारे फील गुड हार्मोन है सबसे ज्यादा बनता है, लेकिन वो आते ही खराब है तो वो कहाँ से बनेगा। इसलिए डिप्रेशन डिप्रेशन सारी प्रॉब्लम। तो माइंड गट कनेक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एक हमारा सेकंड ब्रेन कहते हैं गट को। तो दिमाग से शरीर, वो पेट चलता है, पेट खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो पेट खराब। आईबीएस ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कभी और प्रारब्ध भोग भी होते हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं। जी अभी तो फिर समय हो गया जी, प्रणाम। जी जी आप डॉक्टर साहब आप बने रहें इसमें। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आपसे ही होंगे। जी मनीषा त्यागी जी। मनीषा त्यागी जी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी डॉक्टर साहब प्रणाम आपको। डॉक्टर साहब प्रणाम जी। मेरा प्रश्न था कि क्या डायबिटीज भी तनाव से होती है? बिल्कुल, अभी तो जो जितनी बिल्कुल, रिसर्चेस आई अभी हैं ये तो पता चला जो है कि जितनी रिसर्चेस आई हैं ये पता चला है कि भावना और काफी हद तक उसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब उसको वापस किया जा सकता है बहुत सारी चीजों से बदल के। इस पर अभी बहुत सारे कारण पर डिपेंड करता है। पर भावनात्मक तनाव और ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा रहा है अब। उसमें एक पैकेज होगा ना, योग प्राणायाम और ये इन सब चीजों से तो हम तनाव को कम करेंगे। खाना, हर चीज को काउंट कर समग्र रूप से अगर चलेंगे, मतलब होलिस्टिक अप्रोच से चलेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। अब लुइस है जो है वो सब, जो बेस्ट सेलर है अमेरिका की, जो अपनी पुस्तक लिख गई, वो उन्होंने लिखा है कि जुकाम से लेके कैंसर तक, और उन्होंने उसी से ठीक किया। अपने भावनात्मक उनसे एफर्मेशन से ही उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया। 4 बार उनको कैंसर हुआ। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक और सबको समझना चाहिए। और खान पान के बारे में भी सबको ध्यान रखना चाहिए। बहनों को तो उनकी विशेष भूमिका है, क्योंकि पेट ठीक तो दिमाग ठीक। शांति कुंज में भी जी यज्ञ प्रणाम दीदी चिकित्सा एक वगैरह प्रश्न पे है। डायबिटीज पर चिकित्सा भी वगैरह प्रोग्राम में चलेंगे। डायबिटीज पर भी ठीक हो। तो ये प्रोग्राम चल रहा था, यज्ञोपैथी से भी जो है बहुत सारे 400-500 लोगों पर रिसर्च हुई है, उनकी भी डायबिटीज ठीक हुई। मतलब पूरी एक पैकेज दिया गया था ना, योग भी करना है, खान पान को भी ठीक करना है, तनाव में को भी ठीक करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब कुछ मिला के। तो वो एक पुस्तक है पूरी, 400-500 लोग तो ठीक हो चुके हैं। पर अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो जरूर ट्राई करना चाहिए वो। पर होलिस्टिक अप्रोच से 2 गोली खा के कुछ नहीं होगा। जी सुरेश भैया पूछिए अपना प्रश्न। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। भैया आप अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया।
दीदी जब तक आवाज आती है तब तक आपसे एक प्रश्न है कि अभी आम का मौसम है और आम जी। को खाने में क्या सावधानी रखी जाए? हाँ। जैसे दूध दही आदि के साथ भी आम का सेवन करने से क्या ये शरीर पर दुष्प्रभाव है इसका कुछ? कैसे खाया जाए इसको? मतलब देखिए जनरली हम लोग आयुर्वेद बहुत में सारी चीजें जी जी जी, पहले तो ये देखना है कि आम जो है कौन सा वाला है, रसायन वाला है जो कार्बाइड से पकाया जा रहा है कि नेचुरल है। फिर अगर है तो उसको पहचान करनी आनी चाहिए, आजकल सब आता है डिटेल में सब। अगर हम लाएं पहले कोशिश करें कि उसको नेचुरली पका दें। फिर उसकी गर्मी, आम ये बहुत सारे उनके बारे में लिखा गया है कि उसकी गर्मी निकालने के लिए पहले लोग बाल्टी में डुबा देते थे, अगर याद होगा आप लोगों ने, हमने भी बचपन में बाल्टी में डुबा के रख दिए जाते थे, फिर सारे लोग बैठ के खाते थे। क्योंकि आम वैसे फल का कॉम्बिनेशन दूध के संग में ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनका पचाने का अलग अलग सिस्टम होता है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कॉम्पेटेबल हैं। वैसे गुरुदेव ने तो ये लिखा है आम को अलग ही खाओ। फिर पहले तो ये देखना है कि केमिकल फ्री हो, फिर उसकी गर्मी निकाल दीजिए आप पित्त से। फिर खाना है ही, और लिमिट में खाना है। अपना डाइजेशन भी देखना है कि आपका किस तरह की प्रकृति है, कि अगर आपको सूट करता है कि नहीं, उस हिसाब से तो खा सकते हैं, खाना पड़ेगा। और बिल्कुल पका हुआ आम, कच्चे आम के अलग गुण बताए गए हैं और पके आम के अलग बताए गए हैं। ये बहुत अच्छा एक औषधि भी है, अगर ठीक से उसको सोच समझ के यूज किया जाए तो। जी अकेले खाए जाते ज्यादा। हाँ, अकेले खाना वैसे फलों को सबको अकेले खाना ही ज्यादा अच्छा है। और बहुत से लोग भोजन के बाद में खाते हैं फल, वो बिल्कुल एक गलत तरीका है। क्योंकि भोजन जो है वो अन्न है, उसको पचाने, प्रोटीन वगैरह सब है, उसको पचाने के लिए अलग तरह के जो है हमें अंदर रस चाहिए। और लेकिन जो फलों के लिए अलग है। तो अगर खाना है आपको आम वगैरह कुछ भी, तो या तो 3-4 घंटे का वो रखिए अंतराल, नहीं तो खाने से आधे 1 घंटे पहले। अभी ये भी चल रहा है कि एक अच्छा है खाने से 1-8 घंटे पहले अगर फल खा लेते हैं, क्योंकि वो आधे से 1 घंटे में पच जाते हैं। डिपेंड्स ऑन की कौन सा वाला फल खाया आपने, संतरा खाया, ऐसा खाया तो वो तो झटपट, तरबूज तो फटाफट पचेगा। कोई भारी वाला फल खाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर वो अच्छा ही काम करते हैं, क्योंकि उनको अंदर जाने से एक तरह का खास तरह का एक हार्मोन निकलता है, जो कि फिर आगे फूड को अच्छा पचाने में काम करता है। और ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो प्रोबायोटिक में कांजी वगैरह जरूर यूज कीजिए प्लीज। उस पर बहुत ज्यादा अभी रिसर्च आ गई है। जो फर्मेंटेड फूड है वो बहुत यूजफुल है। तो हम पुराने लोग बनाते थे, सब भूल गए हैं, तो हमें फिर से उसको अपनाना पड़ेगा। जी सुरेश भैया। हेलो, हाँ अभी आवाज जा रही है भैया? जी भैया आ रही है कुछ। अच्छा, सभी साधकों को हमारा प्रणाम। हमने भी आज से 2 दिन पहले आप बताया था सब लोगों को कि हम 20 साल से डायबिटीज के मरीज थे, और 20 साल के डायबिटीज को आज 1 साल 1.5 साल के प्रयास में हमने उसको ठीक किया। तो उसमें हमारा खान पान का जो रूटीन है, उसमें हमने जरा सा उसको हमने स्टडी किया कि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप अगर चेक करेंगे गूगल पर कि किस फूड का क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो उसमें क्या है कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको 50 से नीचे है, उसको, उसमें क्या है कि रक्त में जो शर्करा मिलने की जो टाइमिंग है वो आपका कम है। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है जिस फूड का, वो ब्लड में आपका शुगर को जल्दी मिला देता है। तो इसमें हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ज्यादा क्या है कि हम लोग रोटी भात का पर ही डिपेंड होते हैं। तो रोटी भात से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बॉडी में चला जाता है, और वो ब्रेक डाउन करके क्या है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि आपका जौ की रोटी हमने खाना शुरू किया। जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा है, और गेहूं का जो दलिया है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम है। लेकिन जो आटे खाते हैं हम लोग, वो आटा क्या है कि वो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका ज्यादा हो जाता है। वो करीब करीब 67-68-70 के पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जो कि हमारा जौ की जो रोटी है, जौ का जो आटा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 के आसपास है। तो उसमें क्या है कि हमारा शुगर तो हमने आज 1 साल 1.5 साल से आपका जौ की रोटी का हमने सेवन किया। और आज क्या है कि हमारा, आज भी हमने शुगर चेक किया है खाने के बाद, तो हमारा 136 था शुगर।
आपका पीपी शुगर कहते हैं खाने के बाद वाले को, 2 घंटे के बाद, वो आपका 136 था। तो और जब हम सुबह में चेक करते हैं तो वो भी 105 104 का था, मतलब नॉर्मल हो गया। तो ये खान पान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड है, जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसको अगर हम लें तो क्या है कि उतना रक्त में शर्करा नहीं जाएगा। और दूसरा चीज है कि अब अभ्यास की बात रह गई। तो अभ्यास क्या है कि हम लोग टहलते हैं, घूमते हैं, लोग कहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को रोज टहलना चाहिए। तो टहलने से क्या होता है? टहलने से क्या होता है कि जो आपका ऊर्जा है वो आपका थोड़ा सा हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं। एनर्जी जो शुगर है वो एनर्जी के रूप में क्या है कि एग्जॉस्ट होता है तो थोड़ा कम होता है। लेकिन क्या है कि आंतों की पैंक्रियाज की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो अगर हम लोग क्या है कि अगर पेट को थोड़ा उड्डयन बंध में ले जा करके, हमने इसका प्रयास किया कि उड्डयन बंध में जा करके और हाथों से ही आपको नाभि के थोड़ा ऊपर लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, नाभि के थोड़ा ऊपर होता है, 2-3 इंच ऊपर होता है। वहां उस पोर्शन में थोड़ा सा हम आपको अप डाउन करें हाथ से ही उड्डयन बंध में जाकर, तो क्या है कि उसका मसाज हो जाता है पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज का मसाज होने आने से फिर आंतों की भी मसाज, स्मॉल इंटेस्टाइन की मसाज हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मसाज हो जाती है। अब उसमें क्या है कि पेट के आंतों की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी जो डाइजेशन पावर है वो बढ़ जाता है, आपका पैंक्रियाज का भी एक्सरसाइज हो जाता है। फिर हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में हम लोग क्या है कि उसकी जो सूर्य के ऊर्जा की रश्मियां हैं उनको पैंक्रियाज में जाता हुआ वो प्राण, उसमें प्राण ऊर्जा जाता है और उसको सारे उनके बीटा सेल्स को सारा को सक्रिय कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। ऐसा अगर हम भावना करें, चित्रवत अगर हम ध्यान में कल्पना में देखते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो समय ज्यादा भी है, हम इस पर और भी बातें कर सकते थे, लेकिन क्या है समय ज्यादा है। हम डायबिटीज के बारे में लोगों ने पूछा था, कुछ क्वेश्चन किया था। समय का हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग प्रतिदिन समय का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये गुरुदेव के जो मार्गदर्शन है उनके बिल्कुल सिद्धांतों के नीति के खिलाफ है। तो कल से हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम लोग मतलब 8:30 में स्वाध्याय समाप्त करेंगे। और जितने भी वाचक हैं जो सार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, हम सब ध्यान रखेंगे इस बात का कि जैसे ही 8:30 होगा हम लोग शांति पाठ करेंगे। ये जो हम लोग 5 मिनट का लेवरेज डेली ले रहे हैं, ये हमारी आदत को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। तो कल से इस अनुशासन का हम लोग सब मिलकर पालन करेंगे। तो वक्ता भी और प्रश्नकर्ता भी और संचालनकर्ता सभी लोग, हम लोग समय का अतिक्रमण ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो डायबिटीज के बारे में अपने अनुभव बताए। और डॉक्टर केडी जोशी और कमलेश जोशी, हमेशा की तरह आपका मार्गदर्शन जो चिकित्सीय परामर्श से लेकर और जो इसके आध्यात्मिक पहलू है उसको जो जिस प्रकार से आप रखती हैं, हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अमन भैया, आपने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शांतिलाल भैया, वाचन के लिए आपका अनंत आभार। और मनीषा दीदी और आदि जितने भी लोगों ने प्रश्न किया, सभी को आभार। तो आइए शांति पाठ करते हुए आज की कक्षा को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, नमस्कार, सभी को शुभ प्रणाम भैया, सभी को। कल यही सब